Hello, students. Welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti, and we are doing NCERT series. And today we are going to complete about the Russian Revolution. This is the fourth part. अभी तक आपने देखा कि कैसे बोल्शेविक्स की पार्टी बनी, कैसे यूएसएसआर का गठन हुआ और कैसे फिर आगे काम होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे वहां पर सोशलिज्म को रखा गया, आगे लोगों को परोसा गया और फिर कैसे वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कार्य किया गया और फिर कैसे उसका ग्लोबली लोगों पर इफेक्ट पड़ा। तो चलिए जान लेते हैं। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, अब देखिए जिस चीज के लिए इतना युद्ध हो रहा था, अब उसको लोगों तक को देने की बारी आ गई थी। ठीक है, ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब सिविल वॉर चल रहा था, बोल्शेविक्स जो है उन्होंने क्या किया था, इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। उन्होंने क्या परमिट कर दिया था कि अब जो लैंड है वो पीजेंट्स की ही लैंड है और उस पर उन्हीं का हक है। और उसके बाद उन्होंने कल्टीवेट जो पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैज बीन सोशलाइज्ड, कि अब प्रॉपर्टी किसी एक लोग से बिलोंग नहीं करेगी। अब जो सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, बट वो सोसाइटी एज अ होल की है। सोसाइटी एज अ होल, ओके। और फिर उसका जो बेनिफिट है वो लोगों को बांट दिया जाएगा according to their individual needs. Okay, so they permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. अब जो बोल्शेविक्स ने लैंड को जब्त किया था, नोबेल्टी की लैंड जब्त की गई थी, या रिलीजियस जो आपके चर्च वगैरह की जो लैंड थी वो जब्त की गई थी। अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब जो लैंड जो जब्त की गई है अब उसका क्या करना है, वो कैसे लोगों के काम आ सकती है, कैसे उसको कलेक्टिवली उसका फायदा हो सकता है। ओके, अब प्रोसेस ऑफ, उसके बाद इन सब चीजों को करने का प्रोसेस, अब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कि अब गवर्नमेंट देख रही है तो उसको कैसे प्लान करना है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क। ऑफिशियल्स को काम दिया गया कि आप असेसमेंट करो कि कैसे अब आगे का काम होगा, कैसे इकोनॉमी काम करेगी, और फिर सेट टारगेट्स फॉर 5 ईयर पीरियड, कि 5 सालों के लिए, 5 सालों के पीरियड के लिए अपना क्या करो, टारगेट सेट करो कि हमें एक प्लान बनाना है, 5 ईयर प्लान, और इस 5 साल में हमें क्या क्या करना है, हमारे क्या टारगेट्स होंगे, इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए लोगों के लिए क्या क्या टारगेट्स होंगे उनको फिर बताना है। ठीक है, तो वो चीज शुरू की गई, वो चीज उन लोगों के लिए कहा गया कि अब जो ऑफिसर्स वगैरह है, ऑफिशियल्स है, वो इस चीज को एसेस करेंगे। एंड ऑन दिस बेसिस 5 ईयर प्लान्स वर मेड। इसी के बेस पर 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया। द गवर्नमेंट फिक्स्ड, गवर्नमेंट ने फिक्स किया ऑल द प्राइसेस, जितने भी प्राइसेस होंगे, किस चीज पर क्या चीज, मतलब किस रेट पर क्या चीज बिकने वाली है, कैसे कैसे बिकेगी या कैसे कैसे उसको सेल किया जाएगा, वो सारी की सारी जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। किस लिए? टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, कि अब हमें ग्रो करना है, हर तरीके से सोचना पड़ेगा, तो उन्होंने अब सोचना शुरू करा इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। टारगेट्स बने, 5 ईयर प्लान्स बने, अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, अब बना तो लिया, अब सोच तो लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है ना, बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। आपके जो फर्स्ट प्लान्स थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो थे, वो कहां से कहां तक बने, 1927 to 1932 एंड 1933 to 1938। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और सेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग थी लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 1929 से 1933 के बीच में 100% इन द केस ऑफ ऑयल,
coal and steel, और न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। अब देखिए धीरे धीरे सरकार ने नीतियां बनानी शुरू करी, उस पर काम किया, और जब उसका फायदा होता है, आपको लगता है कि कोई फैक्ट्री बन रही है तो उसका फायदा होता है, तो सरकार ने क्या, तो लोग समझेंगे उस चीज को, उस चीज पर लोग काम करेंगे, तो क्या है, नई फैक्ट्रीज भी अब आएंगी। जो लोग फैक्ट्रीज की तरफ नहीं जा रहे थे, जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने भी फैक्ट्रीज के लिए काम करना शुरू किया, और नई फैक्ट्री सिटीज, मतलब कि अब नई नई सिटीज भी बनेंगी, डेवलप होंगी। ओके, However, rapid construction led to poor working condition. लेकिन जैसे जैसे इतना तेजी से कंस्ट्रक्शन चलेगा, अब लोगों की कंडीशन क्या होंगी, जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन क्या होंगी। लेट्स सी, उनकी कंडीशन बहुत पुअर वर्किंग कंडीशन थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोग्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। ठीक है, एक स्टील प्लांट बनाने के लिए उन्होंने टारगेट रखा और उसको 3 years में कंप्लीट किया गया। वर्कर्स की जो लाइफ थी वहां पर इतनी हार्श थी, और उसका रिजल्ट क्या था कि 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। देख लो उसको कितनी बार रुकना पड़ा इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस इतनी खराब है। कैसे, उनको क्वार्टर में रहना पड़ता था, उसके बाद विंटर टाइम में कितना डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस बिलो। उनको अगर टॉयलेट जाना है तो उनको 4th फ्लोर से जंप करना पड़ेगा, फिर सिटी में जाना, मतलब स्ट्रीट को क्रॉस करना पड़ेगा, देन दे कैन गो टू द टॉयलेट। आप सोचिए कि 4th फ्लोर से दे जंप्ड, उसके बाद उनको, मतलब उनको जाना होता था अपने काम के लिए। तो देखिए कितनी बुरी कंडीशंस रही होंगी उस टाइम। एन एक्सटेंडेड कूलिंग सिस्टम, अब ये तो चीज थी कि पुअर जो कंडीशंस दिखा रही हैं, वर्किंग कंडीशंस, कि देखिए एक तरफ आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यूं बढ़ रहा है, लेकिन पुअर की जो कंडीशंस है वो इस तरफ आ रही है। ठीक है, और क्या डेवलपमेंट, थोड़ा डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या हो रहा था, क्या सिस्टम बन रहा था। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, एक स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ, एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, उनके लिए, फिर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट्स किए गए। पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज, उनके लिए यूनिवर्सिटीज ओपन की गई। क्रेचेस वर ओपन, क्रेचेस क्या होते हैं कि जिसमें आपके अगर मदर फादर वहां पर नहीं है तो उनकी उनकी जो अनुपस्थिति है या उनकी एब्सेंस में उनके बच्चों की जो देखभाल होती है वो सब, उसके लिए क्रेचेस खोले गए फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, कि आपकी जो वुमेन वर्कर्स भी काम पर जाती है तो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई है वहां पर। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, अब हर कोई इतना पैसा नहीं दे सकता है, तो चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर मेड, ठीक है, वर्कर्स के लिए जो उस टाइम के मॉडर्न लिविंग जितना हो सकता था उनके लिए क्वार्टर्स को डेवलप किया गया। एंड द इफेक्ट ऑफ दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड। तो ये तब भी इतना ज्यादा नहीं था, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो गवर्नमेंट के सोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। ओके, तो जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। तो यहाँ से लेकिन क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या क्या इस चीज को करने में क्या क्या आपके फायदा हो रहा था और क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो यहाँ से ये दो चीजें साफ हो जाती हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या हो रहा था। ये स्कूल्स वगैरह का फोटोज वगैरह गिवन है। फिर अब देखिए एक आता है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, कि अब कलेक्टिवली कैसे काम हुआ और किसने किया। स्टालिन का नाम आता है उसके लिए कि स्टालिन ने इन चीजों को किया था। स्टालिन कौन थे, वो लेनिन के, जब लेनिन की डेथ हो गई थी, जो बोल्शेविक्स जिसने पार्टी बनाई थी, जो लीडर थे, उनकी डेथ के बाद स्टालिन आए थे, उन्होंने चार्ज लिया था। तो फिर उन्होंने क्या क्या किया लोगों के लिए, कैसे कैसे उससे लोगों का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो हमने सोचा था कि सोसाइटी को जमीन दे देते हैं, इससे क्या ब्लंडर हुआ। अब जरूरी तो नहीं है ना कि फायदा ही होगा, हम किसी चीज को सोचकर चलें कि इस चीज का फायदा होगा, हो सकता है लोगों की आपस में लड़ाई बच जाए। तो कैसे फिर क्या उससे होता है वो देख लेते हैं अभी।
अभी भी आप सोच सकते हैं, इमेजिन करो कि आपकी जमीन आपसे ले ली जाए और उसको बोल दिया जाए ये सोसाइटी की है, तो आप लोग क्या करोगे? दे दोगे हंसते हंसते कि चलो ठीक है इतना कर देते हैं, या क्या करोगे? नहीं भाई, मेरी जमीन है, मैं क्यों दूं? तो अब देखते हैं। By 1927-28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. अब 1927-28 में जो टाउन्स है सोवियत रशिया के, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेन सप्लाईज। ग्रेन्स की सप्लाई ही नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट ने जो है प्राइस फिक्स कर दिया था तो जिस पर ग्रेन बेचा जाएगा, लेकिन पीजेंट्स ने उन प्राइसेस पर अपने ग्रेन्स बेचने से मना कर दिया। जैसे सपोज करो कि आपकी गवर्नमेंट ने गेहूं का प्राइस फिक्स कर दिया और जो पीजेंट्स है उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये ज्यादा जाने चाहिए, उन्होंने क्या किया, सप्लाई को अपने पास ही रख लिया कि हम अब गेहूं जो है अपने घर में ही रखेंगे, हम तो नहीं जाएंगे मंडी में बेचने के लिए। तो क्या होगा? सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा? लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो या तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कुछ हार्श रूल लेके आएगी पनिशमेंट का या जो भी है, या फिर क्या होगा कि भाई किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, किसी, या फिर बीच बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा कि चलो ठीक है थोड़ा पैसा बढ़ा देते हैं, कुछ आप लोग सप्लाई कर दीजिए। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, पीजेंट्स ने तो मना कर दिया बेचने के लिए। तो स्टालिन जो है, स्टालिन भाई साहब आए, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. उन्होंने इस चीज पर emergency measures लगाए। उसको क्या लगता था that rich peasants and traders, जो rich peasants हैं आपके, जो अमीर किसान थे और traders थे in the countryside, were holding stock in the hope of higher prices. अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उसको लगने लगा कि जो रिच आपके फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि इस उम्मीद में कि प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, जो सप्लाई है वो अपने पास रख ली है, ठीक है, जब्त करके रख ली है। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्टिकेटेड। इन 1928 पार्टी मेंबर्स ने वहां पर जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया था वहां पर जाना स्टार्ट किया, उनको सुपरवाइज करना स्टार्ट करा एंड रेडिंग कुलाक्स। कुलाक्स कौन थे? जो आपके रिच पीजेंट्स थे, वेल टू डू पीजेंट्स। एज शॉर्टेज कंटिन्यू, अब शॉर्टेज तो कंटिन्यू चल रही है आपकी। द डिसीजंस वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। अब यहां से क्या आया कि अब क्या होगा, कलेक्टिवली काम होगा, कलेक्टिवाइज फार्म्स, ठीक है। कैसे? It was argued that grain shortage were partly due to the small size of holdings, कि जो होल्डिंग है वो तो कुछ लोगों के ही पास है, ठीक है, तो इसलिए शॉर्टेज भी होंगी। So after 1917 land had been given over to small size to peasants and these स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। अब ये जो स्मॉल साइज फार्म थे, जो फार्म्स थे, इनको कैसे मॉडर्नाइज किया जाएगा? तो अगर इनको मॉडर्न करना है, टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस विद मशीनरी, इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट द कुलाक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, ठीक है। तो अब स्मॉल साइज फॉर्म्स है, तो सबसे पहले उसको कलेक्टिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ऐसे चलेगा तो क्या करेंगे कि जमीन को भी कलेक्टिवाइज कर लेते हैं और उसको भी गवर्नमेंट ही सुपरवाइज करेगी, ठीक है, उसको भी गवर्नमेंट ही देखेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो कुलाक्स है, जो आपके रिच पीजेंट्स हैं, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा और स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स बनाए जाएंगे कि जो फार्म्स है अब उसको स्टेट कंट्रोल करेगा। जैसे सपोज करो अब आपको कह दे कि आपकी जमीन जो है उसको आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है, तो ऐसा हो रहा था। What followed was Stalin's collectivization program from 1929. अब 1929 से क्या हुआ? Party forced all the peasants to cultivate in collective farms. अब लोगों को क्या कहा पार्टी ने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया लोगों को कि अब आप इन्हीं फार्म्स में काम करोगे।
The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasant worked on the land and जो collective farms थे जिनको कॉल भी बोलते थे, प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। उसके बाद जो लोग काम करेंगे उस पर पीजेंट्स आकर काम करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, कैसे फिर क्या हुआ, अब जो हमें पीजेंट्स थे उन्होंने अथॉरिटीज को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम तो नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे कैसे होगा। और जो आपके रेजिस्ट कर रहे थे इस चीज को लेकर उनको पनिश किया गया। जाओ भाई गवर्नमेंट के सामने, अब आपको पड़ते हैं डंडे, है ना। तो between 1929 and 1931 the number of cattle fell by 1/3. Those who resisted cultivation, क्योंकि मॉडर्निटी की तरफ जा रहे थे ना कि मॉडर्न फार्म्स बनाने हैं, तो केटल का जो नंबर है वो फेल हो गया by 1/3। और जो उनके खिलाफ बोलेंगे उनको पनिश किया जाएगा। अब उनके खिलाफ जो बोलेगा उसको पनिश किया जाएगा। Many were deported and exiled, उनको देश निकाला दिया जाएगा कि उनको फोर्सफुली एक देश से मतलब उस देश से दूसरे देश भेज दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि अब जाओ तुम दूसरे देश में रहो। ठीक है। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism, कि भाई हम जो है हम रिच नहीं थे, we were not rich। आपने रिच पीजेंट्स को हटाने के लिए कलेक्टिवाइजेशन की बात करी है, लेकिन हम थोड़े ही रिच थे, हम तो रिच ही नहीं थे। अब रिच नहीं थे तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ना ही हम सोशलिज्म के खिलाफ है कि भाई सोसाइटी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से वो बोल रहे थे, अपने आर्ग्यूमेंट्स को दिखा रहे थे कि भाई हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं इसके खिलाफत, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना ही तो हम रिच थे ना ही हम सोशलिज्म के खिलाफ थे, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बात उनकी भी जायज थी। They merely did not want to work in collective farms, कि उनके अपने कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना चाहते। So स्टालिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अलाउड सब इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, बट अलाउ तो कर दिया कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली, उन पे फिर उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, उनको फिर बुरी तरह ही ट्रीट किया गया। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, अब एकदम से तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा आपका प्रोडक्शन। फिर क्या हुआ, इनफैक्ट द और बुरी हालत हो गई, इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in the Soviet history when over 4 million died। ठीक है, अब क्या हो गया, वहां पर भूखमरी फैल गई। तो क्या हुआ, भूखमरी फैल गई, 4 मिलियन लोग डाइड हो गए, 4 मिलियन लोग मर गए। इस कलेक्टिवाइजेशन ने तो और राम नाम सत्य कर दिया। क्या कर दिया कि आया किस लिए था, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए। हो क्या गया, लोगों से जमीन भी छीन ली और जो कुछ थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे थे उनको बुरी तरह ट्रीट किया, कुछ को फोर्सफुली देश से ही बाहर निकाल दिया, ऊपर से फिर भूखमरी फैल गई वहां पर। तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों का मरना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि कलेक्टिवाइजेशन ने काम बढ़ाने के बजाय और उसको गलत दिशा में चला गया, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया गया, या पॉलिसीज जो है वो अच्छे से नहीं बनाई गई। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई गलत पॉलिसी बनती है तो फायदा करने के बजाय हर चीज का नुकसान कर देती है, उसमें फिर आपकी डेथ तक की भी सिचुएशन है अगर पॉलिसीज इंप्लीमेंट अगर गलत तरीके से होंगे, स्पेशली फॉर द पुअर पीपल। ओके, Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy, और फिर लोगों ने उसको पार्टी के अंदर भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, उसके क्या परिणाम हुए, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, तो उन सब चीजों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने पार्टी के ही अंदर। ओके, स्टालिन एंड हिज सिंपथाइजर्स, जो अब स्टालिन और उसके लोग थे, उन्होंने चार्ज दीज क्रिटिक्स, उन्होंने क्या कहा
कि ये जो लोग हैं, अब देख लो कोई अगर कुछ बोल रहा है और उसको बोल दो कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है उसको बोल दो ये तो देशद्रोह कर रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने कर दिया कि जो भी स्टालिन और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलता था वो बोलता है ये तो सोशलिज्म के खिलाफ है, ये नहीं चाहता कि सोसाइटी का भला हो जाए। तो फिर क्या उसने कहा, उसने बनाना शुरू कर दिया। तो जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसको सोशलिज्म के खिलाफ बता देते थे वो लोग। उससे फिर क्या होता है कि 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया। बाय 1939 ओवर 2 मिलियंस वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स में डाल दिया, प्रिजन्स में डाल दिया। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, उसमें से मोस्टली लोग जो थे उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। बट नो वन स्पोक फॉर देम, उनके लिए कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोला उनके लिए। A large number were forced to make false confessions, और उनको टॉर्चर कर दिया गया, टॉर्चर करके उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और जब टॉर्चर इतना ज्यादा हो रहे थे उनको वैसे ही दिख रहा था तो उन लोगों ने कन्फेस भी कर लिया कि ठीक है आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, ठीक है। और ये सिर्फ नॉर्मल पीपल ही नहीं थे जो प्रिजन्स में थे, सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है, इस टॉपिक से हमने क्या देखा कि कलेक्टिवाइजेशन की वजह से कितना नुकसान वहां पर झेलना पड़ा, सिर्फ पुअर पीपल को ही नहीं बल्कि जो लोग इसके लिए लड़ रहे थे उसको भी। अब देख लेते हैं हम द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब ग्लोबली इसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा था। Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way Bolsheviks took power। उन्होंने मतलब कि जो यूरोप वाली लोग थे उन्होंने इसको पूरा तरह से एग्री नहीं किया था कि जिस तरह से बोल्शेविक्स वहां पार्टी में कंट्रोल किया था उन्होंने रशिया के ऊपर, ठीक है। However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम क्या रखा था बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऐसे ही दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की जाने लगी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, की ठीक है भाई अपने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने अपने आप को अपने लिए काम करो। Most known Russian from outside USSR participated in the Conference of the People of the East. The Bolshevik founded Comintern, ये वर्ड आया था ना Comintern, तो ये कौन सी पार्टी थी, एन इंटरनेशनल, बोल्शेविक्स ने क्या बनाई थी, जो बोल्शेविक्स ने बनाई थी, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, ठीक है। Some received education in USSR Communist University of the Workers of the East, उन्होंने उनको एजुकेशन भी मिल रही थी वहां से। एंड बाय द टाइम द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटस, ठीक है। तो जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो यहाँ से क्या निकल के आया, यूएसएसआर के थ्रू यूएसएसआर ने एक वर्ड दे दिया सोशलिज्म, पूरी दुनिया में फैल गया कि भाई लोगों ने रेवोल्यूशन किया है सोशलिज्म के फेवर में। Yet by 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution, कि जो रशियन रेवोल्यूशन का आइडिया था या जो निकल के आया था सोशलिज्म, गवर्नमेंट तो उसके लिए काम ही नहीं कर रही है, ये लोगों को समझ आ गया था। पर फिर भी अगर हम मोटे तौर पर देखें कि रशियन रेवोल्यूशन से क्या मिला तो सोशलिज्म मिला, ओके। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू It was recognized that all was not well in Soviet Union, कि सब कुछ तो वहां पर सही नहीं है। A backward country had become a great power, its industry and agriculture had developed and the poor were being fed, but it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its development project through repressive policies। कि ठीक है एग्रीकल्चर अच्छा हुआ या इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, लेकिन ये जिस चीज से हुआ है वो पॉलिसीज अच्छी नहीं है कि अगर हम उनको अपनी कंट्रीज में लगाएं या लागू करें तो पॉलिसीज अच्छी नहीं है। उन्होंने पनिश भी किया है लोगों को, उस चीज पर भी वो लोग ध्यान दे रहे थे, ठीक है। By the end of 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country
had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoyed among people, but in each country the idea of socialism were rethought in a variety of different ways. और 20th century के end तक आते आते यूएसएसआर को एक सोशलिस्ट कंट्री की तरह नहीं देखा जाने लगा, क्योंकि लोगों को उसकी पॉलिसीज के बारे में पता चला। तो इसलिए हर एक कंट्री में जहाँ पर भी सोशलिज्म का नाम आता था, हर एक कंट्री ने उसको अपने तरीके से, अपनी वैरायटी ऑफ थॉट्स से उसको समझना शुरू किया कि सोशलिज्म का सिर्फ एक मतलब वही नहीं है जो रशिया में हुआ है। ठीक है, तो हर किसी ने उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश की। अभी देखिए इंडिया वाले लोगों ने भी इसके बारे में लिखा है। Among those the Russian Revolution inspired many Indians. Several attended the Communist University, जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने उसको भी अटेंड किया। And by the mid 1920 the Communist Party was formed in India. किसने फॉर्म की थी? CPI. Tell me. Its members kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia. उनमें से कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, कि भाई जो कुछ लोग यहाँ पर भी काम कर रहे थे, क्योंकि भारत में भी तो अपने इंडिपेंडेंस के लिए चल रहा था ना काम उस टाइम पर, तो वो लोग, उन लोगों को भी और था कि अगर हम रेवोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। Among them Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism. In India, writings gave impressions of Soviet Russia. हिंदी में लिखा है R.S. अवस्थी ने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, Lenin, his life and his thoughts, and later the Red Revolution. The Red Revolution. Okay, Reds किसको बोलते थे और Bolsheviks को बोलते थे. Okay. S.D. Vidyalankar wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. अब देख लीजिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ब्लू बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस जो आपके एनसीईआरटी में होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने क्वेश्चंस आपके मिल गए? बुक का नाम किसने क्या लिखा है, कौन किस टाइम पर रशिया गया था, कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड की थी, तो आपको इसी में से ढेरों क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं लेना है कि ठीक है जो पढ़ाया गया है तो बॉक्सेस छोड़ देने हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, देयर वॉज मच दैट वॉज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। कि ऐसे नहीं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में उसको लिखा गया है, मराठी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, इन सब लैंग्वेज में भी रशियन रेवोल्यूशन के बारे में लिखा गया। ओके, फिर एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया, तो जो लोग गए थे। फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है रशिया से, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। ऑलराइट, नाउ कम टू द क्वेश्चंस. So these are the exercise that you have to complete. Okay, so first question is, what were the social, economic and political condition in Russia before 1905? जब लोगों ने वहाँ पर रिवोल्यूशन करना शुरू किया, उससे पहले सोशल कंडीशन बतानी है हमें कि सोसाइटी कैसी थी, कैसी वहाँ की इकोनॉमी थी, जो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और क्या वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन थी। आप बता सकते हो कि जार था, वो ना तो एसोसिएशन बनाने देता था, ना कोई यूनियन बनाने देता था, और ड्यूमा जो मतलब वहाँ की पार्लियामेंट थी उसके लिए भी उसने दो तीन बार मतलब मान गया था वो, लेकिन उसको बहुत जल्दी उसने डिसमिस भी कर दिया था। तो ये कंडीशंस आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप? ये भी आप बता सकते हो कि रशिया कैसे डिफरेंट था, तो इसमें सिंपल वही बताना है। फिर जार ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917, या आप इजीली बता सकते हो कि कैसे जो जार की ऑटोक्रेसी वहां पर चल रही थी वो कोलैप्स हो गई 1917 में। आपको फिर बताना है मेक टू लिस्ट, वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, कि उसकी क्या इवेंट्स थे, क्या इफेक्ट थे। उसके बाद फिर जो अक्टूबर में हुआ उसके क्या इफेक्ट्स थे, क्या इवेंट्स थे। राइट अ पैराग्राफ ऑन हु वाज इन्वॉल्व इन ईच, कौन कौन इन्वॉल्व था, जिसमें आप लिख सकते हो अलग अलग नाम आए हैं आपके पास। लेनिन का नाम आया है, आर्मी ऑफिशियल का नाम आता है, या केरेंस्की का नाम आया है, तो वो आप सब लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट आप लिख सकते हो। What were the main changes brought about by Bolsheviks immediately after? Immediately after उसने क्या क्या चेंजेस किए, तो वो भी मैंने आपको बताया है। नेशनलिज्म कर दिया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स,
और उसके बाद लैंड का, और उसके बाद की अब सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी होगी, ये सब आप बता सकते हो। उसके बाद है फ्यू लाइंस टू शो व्हाट यू नो अबाउट कुलाक्स। अभी आपको बताया, जो आपके वेल टू डू, आपके जो पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स आप जिनको बोल सकते हो, जिनको दबाने के लिए स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम चलाया था। ओके। डूमा, अगेन पार्लियामेंट। वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, कि वुमेन वर्कर्स की क्या हालत थी उस टाइम पे, वो आप बता सकते हो। देन द लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? जो फ्रीडम की बात करते थे, इंडिविजुअल राइट की बात करते थे, लेकिन उन्होंने वोट वगैरह पर ध्यान नहीं दिया कि वोट, राइट टू वोट हर किसी के पास होना चाहिए। ठीक है ना, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को फॉलो करते थे। ठीक है। उसके बाद स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ये हमने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि उस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ने क्या क्या किया है। सो दिस वाज अबाउट द questions in the chapter, and now here we finished the Russian Revolution, and I hope आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि रशियन रेवोल्यूशन ने क्या क्या हमें दिया, कैसे कैसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुआ उसका। अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था कि कैसे जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म फैल रहा था इन यूरोप। सोशलिज्म यूरोप में, सोशलिज्म की हालत क्या थी यूरोप में, और किस लिए लोग चाह रहे थे कि सोशलिज्म को लेकर आया जाए। आइडिया ऑफ सोशलिज्म क्यों प्रोपगेट किया जा रहा था, उसकी वजह थी कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, क्या क्या लोगों के साथ हो रहा था, कैसे कैसे वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे या जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो क्या कह रहे थे, वो क्या कर रहे थे लोगों के साथ, वर्किंग कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमी क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहे थे, तो वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा रशिया के बारे में, जो उस टाइम का रशिया था, उसमें क्या क्या, कौन कौन से देश इंक्लूडेड थे। वहां पर जार निकोलस को हमने पढ़ा, उसकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा। उसकी पॉलिसीज से फिर हमने देखा कि उसने जो पार्लियामेंट बनाने के लिए मना कर दिया गया, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट आती है। फिर लेनिन जो है, बोल्शेविक्स वाले जो है, वे वापस आते हैं रशिया में, आगे लोगों को काम करते हैं, लोगों को फिर से कि भाई अब हमें सोशलिज्म की तरफ काम करना है, हमें अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। तो वो लोग क्या है, उसकी बातों से सहमत होते हैं, और फिर कैसे धीरे धीरे करके वो अपनी कुछ फाइट्स लड़ते हैं, या जो भी मिलिट्री ट्रूप्स के सामने भी उनका काफ़ी होता है, अरेस्ट भी वो लोग होते हैं, पर एक टाइम पर जाके बोल्शेविक्स वहाँ पर पार्टी बना लेते हैं। धीरे धीरे फिर कैसे यूएसएसआर का गठन होता है, फिर कैसे सिविल वॉर होता है, उसके बाद फिर कैसे चेंजेस आते हैं, फिर कैसे इकोनॉमी को संभालने के लिए काम किया जाता है, एग्रीकल्चर को संभालने के लिए काम किया जाता है, और उसका क्या फिर नुकसान होता है, जो स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन के लिए हमने पढ़ा। तो दिस वॉज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, एंड आई होप कि अब आपसे अगर कोई रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पूछता है, देन यू कैन इजीली टेल देम अबाउट लाइक अ स्टोरी। सो if you like this video, then please do like, comment and share and subscribe. Thank you. Have a nice day.